बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर कराची से, जहां जमी बोस्त होने वाली रिहायशी इमारत से 10 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। इमारत को गिरे 11 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया। अब तक 3 माह की बच्ची समेत 8 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया। कई लोग अब भी मलबे के ढेर में दबे होने का खदशा है। जोरदार धमाका हुआ, हम समझे कि ज़िलज़िला वगैरह कोई आ गया, हमारी बिल्डिंग भी हिल गई थी। एकदम मतलब वो जैसे नहीं बादल गरजते हैं, वो आवाज़ें आई, धमाका हुआ, कुछ नजर नहीं आ रहा था। कराची में 6 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। खानदानों के खानदान मलबे तले दब गए। कितने दिन से हिल रही थी बिल्डिंग, सबको बता रहे थे तो हम लोग नीचे नहीं उतर रहे थे। ये बच के आई है अभी बिल्डिंग से, कैसे कुछ बताएं हम लोग की सांस भी नहीं रही अभी। शहर के कदीमी इलाके लियारी बगदादी में सुबह 9:45 बजे धमाके से इमारत गिरी तो हर तरफ अंधेरा छा गया। मोबाइल नेटवर्क बंद होने के बाइस इमदादी सरगर्मियां 1.5 घंटे ताखीर से शुरू। 9:10 में फोन किया, रेस्क्यू की गाड़ी आई है 11:30 बजे। 3 को हमने जिंदा निकाला है, 2 हमारे सामने तड़प तड़प के मर गया। 400 गज पर बनी 6 मंजिला इमारत को जमी बोस हुए 11 घंटे से जायद वक्त गुजर गया। 3 माह की बच्ची समेत मुताद्दिद लोगों को मलबे से निकाला गया। गुंजान आबादी और रास्तों की बंदिश से इंतजामिया को रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हिल रही थी बिल्डिंग, सबको बता रहे थे तो हम लोग नीचे नहीं उतर रहे थे। ये बच के आई है अभी बिल्डिंग से, कैसे कुछ बताएं हम लोग की सांस भी नहीं रही अभी। गिरने वाली इमारत के साथ जुड़ी 2 और इमारतें भी खाली करवा ली गयी। मेयर कराची ने इलाके की मजीद मखदूश इमारतें भी खाली कराने का ऐलान कर दिया। गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ रेस्क्यू का काम करना इतना आसान नहीं है कि बराबर वाली बिल्डिंग भी वो डेंजरस है, उसको भी हम खाली कराने की इस वक्त कोशिश करें। हम सर्वे करना चाहते हैं कितनी और डेंजरस बिल्डिंग्स इस तरह की इस इलाके में मौजूद हैं और मुतबादिल फराहम करने के लिए हम वज़ीर आला सिंध से बात करेंगे कि ऑल्टरनेट जगह कोई इनको मिले ताकि हम इनको वहाँ पर रीसेटल कर सकें। इमारत गिरने की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी बना दी गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के मुताल्लिका अफसरान को भी मुअत्तल कर दिया गया। सुबह से प्यारों के लिए खड़े हैं, सिर्फ एक पानी की बोतल दी गई है और कोई इंतजाम नहीं। लोग आते हैं, फोटो सेशन करवाकर चले जाते हैं। लियारी में जमी बोस होने वाली इमारत के मकीन इंतजामिया के रवैये पर फट पड़े। कहते हैं सब झूठ बोला जा रहा है कि पहले इमारत खाली कराने का बोल दिया था। ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने ये नहीं कहा कि इमारत खाली करो। मेरी पूरी फैमिली यहाँ अंदर दबी, हम सब दोपहर से हम लोग खड़े हुए, सुबह से कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ पानी की हमें 2-4 बोतलें मिली है, वो हम उसी पे गुजारा कर रहे हैं। यहाँ आते हैं सब बड़े बड़े लोग आते हैं, अपना फोर्सेशन करके चले जाते हैं। हमारे हिसाब से काम तो सही कर रहे हैं, ये छोटा तो हादसा है नहीं, बहुत बड़ा हादसा है। मैं खुद क्रेन ऑपरेटर हूँ, मुझे इतना पता है जो ये चीजें हैं ना इतनी आसानी से नहीं निकलेंगी। कि पहले बता दिया था कि इसको खाली करें, ये सब एक ड्रामा है, किसी ने कुछ नहीं बताया। बिल्डिंग पहले लरज उठी, कुछ लोग निकलने के कर रहे थे, कुछ लोग सीढ़ियों पे थे, बिल्डिंग के गिरने से वहीं से लगते हुए। लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाया जा रहा है और मलबे के नीचे दबे अफराद को निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, लियारी बगदादी से हमें सलमान लोधी ज्वाइन कर रहे हैं, जबकि सिविल अस्पताल से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन भी मौजूद हैं। सबसे पहले सलमान, आपकी तरफ आते हुए बताइएगा कि रेस्क्यू ऑपरेशन की इस वक्त सूरत हाल क्या है और रेस्क्यू हुकाम क्या बताते हैं कि अंदाजन कितने लोग यहाँ पर दबे हुए हैं? लवाहिकीन क्या बताते हैं, कितने लोग मिसिंग हैं? देखें, रेस्क्यू काम कहते हैं 20 से 25 अफराद की बिल्डिंग के मलबे तले मौजूदगी की इतला पर ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। 1 घंटे के दौरान मजीद 2 लाशें निकाली गई हैं। ऑपरेशन थोड़ा तेज़ किया जा रहा है। 3 शावल की मदद से जो मलबे का जो एतराफ़ का सराउंडिंग है, जो बिल्कुल ढेर बना हुआ था, उसको उठा के अब दूसरे मुकाम मुंतकिल किया जा रहा है। मलबे की बिल्कुल जो टॉप साइड है वहाँ पर धीमे और आहिस्ते अंदाज में टेक्निकल सपोर्ट की मदद में वो ऑपरेशन किया जा रहा है। मुतासरीन की तादाद तो हमने यहाँ पे देखी 3-4 फैमिलीज ऐसी थी जो ये बता रही थी उनकी ग्राउंड फ्लोर पे पूरी फैमिली मौजूद थी। बच्चे, ख़वातीन और मर्द थे वो अब तक नहीं मिल सके। कुछ एक फैमिली ऐसी भी हमें मिली थी जो कह रही थी 4थी फ्लोर पे इनके घर वाले थे, उनमें से सिर्फ एक बच्ची मिली और उनके घर वालों में से कोई भी नहीं मिले। कई अफराद ऐसे हैं जो वहाँ पर मलबे के अतराफ़ ही इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनके प्यारों की लाशें निकाली जाती हैं, वो इस बात का मुंतज़िर हैं। रेस्क्यू काम ये कहते हैं कि रात भर ये ऑपरेशन जारी रहेगा। मलबे से आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जो डेड बॉडीज़ निकाली, अब से कुछ देर कबल एक खातून की भी लाश निकाली गई है। 10 लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं। 20 से 25 अफराद की मजीद भी इतला है। रेस्क्यू काम तो यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ अफराद ये देख रहे हैं जो अपने प्यारों की तलाश में आ रहे हैं। वो मलबे के एतराफ़ी खड़े हो रहे हैं, कभी वो अस्पताल का चक्कर लगाते हैं, मलबे के एतराफ़ आते हैं, अपने प्यारों की तलाश कर रहे हैं।
ठीक है। सलमान, यहाँ मालूमात के लिए कोई काउंटर या इस तरह की कोई चीज़ बनाई गई है या फ़ोन नंबर कोई दिया गया है जिससे लोग आराम से मालूमात ले सकें इस हवाले से? देखें, सुबह ये वाक़या पेश आया था, शाम गुजर गई, रात होने को आई है, अब तक ऐसा कोई काउंटर नहीं बनाया गया कि लोग आके अपने प्यारों की कोई मालूमात ले सकें या अपने प्यारों की मालूमात कोई हुकूमती इंतज़ामिया को यहाँ पे बता सकें कि उनके घर वाले 5 अफराद हैं। यहाँ पर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन काउंटर नहीं है, ना ही जो अफराद इस हादसे में बच गए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, उनके लिए कोई आर्जी रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है, ना उनके खाने पीने के लिए कोई इंतज़ाम किया गया है। जो उनके प्यारों की तलाश में आ रहे हैं उनके लिए कोई कैंप भी नहीं बनाया गया, वो सिर्फ मलबे के अतराफ़ में, कुर्सियों के अतराफ़ में वहाँ पर बैठे हुए होंगे। कई हमने आपको फुटेजेस भी दिखाए, वो लोग ऐसे ही मलबे से अपने प्यारों की लाश के मुंतज़िर हैं। ना कोई काउंटर बनाया, ना कोई कैंप बनाया, ना ही किसी के रिहाइश के लिए इंतजाम किए गए कि अगर कोई बच भी गया है तो उनके लिए कोई रिहाइश का इंतजाम किया जाए। मालूमात और रिहाइश तो बहुत बात का मरहला है सलमान। अभी इससे पहले आपसे बात करने से पहले हम लियारी के जो मुतासिरीन हैं उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, वो ये भी शिकवा कर रहे हैं कि किसी ने उनसे पानी तक नहीं पूछा है। तो ये जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जिन लोगों का घर तबाह हो गया, इमारत गिर गई, उनके प्यारे इस वक्त लापता हैं, उनके लिए पानी या फिर खाने का यहाँ पर किसी ने कोई इंतज़ाम किया? हुकूमती सतह पर नहीं तो चलें जो फलाई तंजीमें होती हैं उनकी तरफ से कोई आया हो या मकामी लोगों ने किया हो? देखिए, कोई फलाही तंजीम या सियासी जमात या कोई NGO की बात करें, कोई भी यहाँ पे हमें इस किस्म का काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। रेस्क्यू रज़ाकारों की बात करें तो सुबह से वो खुद ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, किसी ने ला के उनको पानी तक नहीं पूछा। सुबह से रात हो गई, सरकारी इदारे के अलावा कई फलाही तंजीमों के रज़ाकार भी यहाँ पे कर रहे हैं, किसी ने ना उन लोगों से पूछा, ना जो लवाहिकीन यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ हमने ज़ख्मी देखे जो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा यहाँ पे आए और अपने प्यारों की तलाश करते रहे, उनके लिए कोई बैठने का, खाने पीने का या रिहाइश का कोई इंतजाम करने वाला यहाँ पे। ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये जो टाउन है उसकी जिम्मेदारी है या फिर सूबाई हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है, मेयर आए, वजीर बल्दियात आए, उनकी जिम्मेदारी, और जब कोई भी ये जिम्मेदारी नहीं उठा रहा होता तो लोग अपने तौर पर खाना पानी इस तरह की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो फराम करते हैं। ये हैरान कौन है? लोग क्या शिकायत करें, ज़रा देखिए, सुनिए एक बार फिर। नहीं जानते, तभी हम सब दोपहर से हम लोग खड़े हुए, सुबह से कोई इंतजाम नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पानी की हमें 2-4 बोतलें मिली है, वो हम उसी पे गुजारा कर रहे हैं। यहाँ आते हैं सब बड़े बड़े लोग आते हैं, अपना कोशिशन करके लोगों की तरफ से शिकवा किया गया, सिर्फ पानी की एक बोतल दी गई है और कुछ नहीं उनसे पूछा गया। इस वक्त राफे हुसैन सिविल अस्पताल में मौजूद है, उनसे जानेंगे वहाँ पर कितने जख्मियों को लाया गया राफे और उनकी हालत कैसी है ये भी बताएगा, और लाशें कितनी लाई गई है यहाँ पर। देखें, हादसे से बड़ा सानिया ये है ना कि कोई पूछने नहीं आया, तो यही अस्पताल का भी हाल है। यहाँ अस्पताल में अब तक कोई हेल्प डेस्क नहीं बनाई गई है, कोई यहाँ पर बताने वाला नहीं है कि कितने जो उनके लाशें आई हैं या जो ज़ख्मी आए हैं वो उनके नाम क्या हैं। यहाँ पे जो मुतासरीन हैं वो बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, उनको बताया नहीं जा रहा है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। पहले अस्पतालों में लिस्टें लग जाया करती थी ज़ख्मियों की और मरने वालों की, लेकिन वो लिस्टें भी जो हैं वो आवेदा नहीं की गई हैं। मुतासरीन जो हैं वो बेयारो मददगार हैं और 8 ज़ख्मी जो हैं वो इस वक्त सिविल अस्पताल में मौजूद हैं, जिनमें 3 ख़वातीन हैं, एक 6 माह का बच्चा जो मौजूदा तौर पर ज़िंदा बच गया था। मेरे साथ एक ऐसी ही फैमिली मौजूद है, मैं आपको उन्हीं की ज़बानी से सुनाऊंगा कि उनके साथ क्या बीता है। ये बताइए ने आपकी फैमिली के लोग जो हैं वो इस हादसे में चल बसे? हमारी एक फैमिली का 4 बच्चे चल बसे हैं और एक चल बसा है, बाकी 5 लापता हैं। अभी तक उनके बारे में आपको पता चला, किसी ने बताया कहाँ है? कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि आया। वो वहाँ भी मशीनरी लगी हुई है, वो भी इतनी स्लो काम कर रही है। ठीक है राफे, इस तरह के और कितने लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि उनकी फैमिली के अभी भी कितने लोग जो हैं वो लापता हैं? उन हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही सिविल अस्पताल में? राफे शायद सुन नहीं पा रहे, लेकिन ये सिविल अस्पताल के कुछ मनाजिर हम आपको दिखाते हैं। और जिस तरह से अभी ये साहब भी बात कर रहे थे कि उनकी फैमिली के कुछ लोग इस हादसे में जांबाक हुए हैं, ये वो लियारी के मुतासरीन हैं, लवाहिकीन हैं, उन लोगों के जो शायद इस वक्त इस आस उम्मीद में हैं कि अगर बगदादी में रेस्क्यू ऑपरेशन होता है तो शायद कोई ज़ख्मी लाया जाए, वो इनका प्यारा हो, या फिर कोई लाश आती है तो उन्हें ये बता दिया जाए कि आपका प्यारा अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन दोनों ही जगह
क्या लियारी बगदादी हो या फिर सिविल अस्पताल हो, कोई काउंटर ऐसा नहीं बनाया गया, कोई ऐसा मालूमाती मरकज़ नहीं बनाया गया, कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जहां से लोगों को बताया जा सके कि इस वक्त एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। और दोनों ही तरफ लोग बेहाल और परेशान नजर आ रहे हैं। सलमान लोधी और राफे हुसैन ने हमें अपडेट किया, आप दोनों का शुक्रिया। आसमान, नम आंखें और लड़खड़ाती जबानें, प्यारों को खोने वालों की बुरी हालत। अस्पताल के बाहर मौजूद खवातीन कहती हैं कि सब कुछ लुट गया, कितने लोग जिंदा हैं, कितने चले गए, कुछ पता नहीं। जब इंतजामिया को पता था इमारत मखदूश है तो खाली क्यों नहीं करवाई? आज गिरने वाली इमारत इंतहाई खतरनाक डिक्लेयर थी। 1 महीना पहले खाली करने का नोटिस दिया था। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया। कहा, गैर कानूनी तामीरात में हमारे इदारे के लोग भी मुलव्वस होते हैं। इसमें इतना पैसा है बिल्डर को ना हम अपने इदारे के लोगों को रोक सके। इसमें इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी शामिल होते हैं। बिल्डिंग कंट्रोल के कवानीन में तरामीम करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़रबैजान में मीडिया से बात कर रहे हैं। Glacier melting and above all my bilateral meeting with President Ilham Aliyev was very useful and productive, and we have agreed to promote our trade and investment between Pakistan and Azerbaijan, and also in strategic areas, and inshallah we have just signed. सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मुतासरा इमारत को खतरनाक करार दिया था। इमारत खाली कराने का नोटिस भी जारी किया गया था। DGSBCA का कहना है लियारी में 50 साल पुरानी इमारत कैसे गिरी, टेक्निकल कमेटी तयन करेगी। पूरे शहर में 578 मखदूश इमारतें हैं। सबसे ज़्यादा तादाद ज़िला जुनूबी में है, जहां 456 इमारतें नाकाबिल रिहाइश हैं। ज़िला वस्ती दूसरे और ज़िला किमाड़ी तीसरे नंबर पर है। ज़िला कोरंगी में मखदूश इमारतों की तादाद 14, शर्की में 13, मलीर में 4 और गरबी में 2 है। कराची के इलाके लियारी में ज़मींबोस होने वाली इमारत 50 साल पहले तामीर हुई थी। 6 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर कम से कम 20 फ्लैट थे। चंद साल कबल इमारत को खतरनाक क्लियर करार देकर खाली कराने का फैसला किया गया था। इंतजामिया का दावा है कि कई बार रिहायशियों को नोटिस जारी किए गए, बिजली भी काटी गई, लेकिन लोगों ने घर खाली नहीं किए। मुहर्रम की वजह से मोबाइल सिग्नल बंद थे। इमारत गिरने की इत्तला ताख़ीर से मिली। 1122 के तर्जुमान हसन हसीब ने बताया 100 से ज़ायद रेस्क्यू एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। क्या था जो बड़ा लेट रिपोर्ट हुआ, उसकी वजह यह है कि हमें 1122 के कमांड एंड कंट्रोल में ही वो इत्तला लेट मिली ड्यू टू सिग्नल इश्यूज। यहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, वहाँ इर्द गिर्द जो है वो सिग्नल्स को पहले ही बंद कर दिया जाता है मुहर्रम के तनाजुर से। इत्तला मिलते ही हमारी पहली टीम वहाँ विद इन 15 मिनट्स जायबुकू पर पहुंच गई थी। 100 से ज्यादा रेस्क्यूअर वहाँ पे जायबुकू पर मौजूद हैं। हमारी स्पेशलाइज्ड डिजास्टर रिस्पॉन्स व्हीकल मौजूद है, ऑपरेशन जारी है। भारतीय नायब आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ कर लिया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम हुआ। भारतीय फौजी क़यादत की 2 माह बाद बॉलीवुड फिल्मों की तर्ज पर शिकस्त छुपाने की कोशिश। भारतीय नायब आर्मी चीफ ने पाकिस्तान से शिकस्त का मलबा चीन और तुर्की पर डाल दिया। कहा, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीनी टेक्नोलॉजी का महारत से इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को पेशावराना महारत और चीनी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत पर बरतरी रही। पाकिस्तान को चीनी टेक्नोलॉजी का हुसूल हैरत की बात नहीं, लेकिन हम मुकाबला ना कर सके। भारत को रियल टाइम मालूमात नहीं मिली, पाकिस्तान का मुकाबला ना कर सके। Since that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. One border, 2 adversaries. Pakistan was the front face. We had China providing all possible support. In the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese. China perhaps has seen is that he is able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available. That is what is something we have to be very, very cognizant about. इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया कमर साहब वक्त देने के लिए। भारत ने एक मरतबा फिर से एतराफ़ करना पड़ ही गया भारत को कि उनको पाकिस्तान से शिकस्त हुई। एक तो चीनी टेक्नोलॉजी का महारत से इस्तेमाल का कहा, दूसरी जानिब ये भी कहा कि भारत को रियल टाइम मालूमात नहीं मिली, इसलिए पाकिस्तान को बरतरी हुई। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ऐसे लग रहा है कि भारतीय फौज की चार्ज शीट है अगेंस्ट
पॉलिटिकल गवर्नमेंट। पहले तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के साथ चाइना भी था और मुल्क भी थे, तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो 11 साल की हुकूमत है उसमें बेसिकली नरेंद्र मोदी और मोदी गवर्नमेंट की आइसोलेशन नजर आई है हमें। तो उनके साथ दुनिया में कोई नहीं खड़ा हुआ और पाकिस्तान के साथ दुनिया में कुछ मुल्क खड़े हुए जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। तो एक तो वो अपनी हुकूमत की पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक एंड ग्लोबल आइसोलेशन का जिक्र कर रहे हैं, और दूसरा वो ये जो कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास असला नहीं है। आपको अरबों डॉलर का असला नरेंद्र मोदी ने लेके दिया है। देखिए 20 अरब डॉलर का असला तो सिर्फ इन्होंने अमेरिका से लिया पिछले कुछ सालों में, तो फ्रांस से इन्होंने जेट्स लिए हैं, इजराइल से जेट्स लिए हैं, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्होंने जेट्स लिए हैं, मिलिट्री हार्डवेयर लिया। और आपको पता है कि इंडिया जो है वो सिपरी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर रहा है। तो आप दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर भी हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे पास सफिशिएंट असला नहीं है। आप ये भी कह रहे हैं कि दुनिया के जो डिप्लोमेटिकली दुनिया में इंडिया आइसोलेट है, हमारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। आपको मिलिट्री हार्डवेयर लेके देते हैं, आप लड़ नहीं सकते। तो लगता ये है कि बेसिकली नरेंद्र मोदी की जो ख्वाहिश थी, ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम के अंदर करवाया गया था, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं फौज को जंग में झोंकूं। फौज बेसिकली जंग लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। फौज इसीलिए कभी एयर चीफ कहते हैं कि हमारे पास मिलिट्री हार्डवेयर मौजूद नहीं है। अरबों डॉलर का आपको देखें, जिस मुल्क का 78 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट हो, जो मुल्क 10 साल से ज्यादा दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर हो, और ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्लोबल थिंक टैंक्स की रिपोर्ट, सिपरी की रिपोर्ट ये कहती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर आपकी फौज का क्या कमाल है, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या कमाल है। तो लगता यह है कि ये पाकिस्तान के हवाले से अब वो, आप देखिए नरेंद्र मोदी साहब क्यों कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो इसीलिए कहते हैं कि अवाम को क्या बताएं कि हमने क्या किया है। अब ये जो बातें शुरू हुई आहिस्ता आहिस्ता, पहले उनकी आर्मी सीडीएस ने ये कहा कि जनाब हमारे जहाज गिरे हैं, ये नहीं बताया कितने गिरे। आहिस्ता आहिस्ता वो अवाम के सामने अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हैं और बेसिकली इंडियन फौज जो है वो चार्जशीट लेके आ रही है हुकूमत के खिलाफ। और जब इंडिया के सीडीएस ने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ये कहा था कि पीपल इन द यूनिफॉर्म आर द मोर रैशनल, इट मीन्स कि वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को अपनी कह रहे थे कि आप लोग रैशनल नहीं है, पाकिस्तान की फौज भी रैशनल है और हम भी रैशनल है, हमें जंग में ना धकेलें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर चीमा साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं भारत का सिंध तास मुआहिदे को बतौर हथियार इस्तेमाल करना कबूल नहीं। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। अज़रबैजान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके खित्ते का अमन गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने काबिल सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। Indian hostility directed towards Pakistan after an unfortunate incident in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, another attempt to destabilize regional peace. The world witnessed the steadfast resolve of our valiant armed forces under the able leadership of the Field Marshal Syed Asim Munir with exemplary courage and professionalism. While the threat of natural climate-induced changes, we are now witnessing a new and alarming trend with India's weaponization of water. We rejected waters of the Indus are the lifeline for Pakistan's 240 million people. वज़ीर आज़म ने ECO सरबराही इजलास के मौके पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान से मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ईरान में तमाम शोबों में ताउन का जायजा लिया। पाक ईरान ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए गुज़श्ता मुलाकात के फैसलों में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं में इसराइल की बिला जवाज जारियत के तनाजुर में इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर की क़यादत के हालिया बहरान के दौरान जंगबंदी के फैसले को सराहा। वज़ीर आज़म ने ईरान के अवाम और हुकूमत के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती को दोहराया। वज़ीर आज़म ने अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ईरान के साथ मिलकर काम जारी रखने के आज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की अहम मुलाकात।
आज़रबाईजान में ECO सरबराही इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया। इलाकाई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। तिजारत, दिफाई तवानाई, इलाकाई रवाबित, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर बात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने भारत के साथ हालिया तनाज़े में आज़रबाईजान की जानिब से हिमायत पर आज़रबाईजान के सदर का शुक्रिया अदा किया। बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म का इजहार भी किया। एक बार फिर से जिक्र करेंगे, लियारी बगदादी में 6 मंजिला इमारत गिरने का मामला है और इमारत गिरने से 10 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू की जानिब से ये बताया जा रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, सलमान लोधी से हम जानेंगे। और वाक़े में 4 ख़वातीन समेत 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रेस्क्यू की जानिब से ये बताया गया है जायबुका पर 50% ऑपरेशन मुकम्मल भी कर लिया गया है। सलमान लोधी से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। सलमान, बताएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा है और ये भी बताएगा मकामी इंतजामिया ने आपको क्या बताया इस हवाले से। देखें, अभी कुछ दिन कबल डीसी के आई थे लेडी के दौरा किया, तो उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और अब तक इनको मलबे तले 10 से 15 अफराद की मजीद मौजूदगी की इतला पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। ऑपरेशन मुकम्मल करने के हवाले से उनका कहना थे 12 घंटे से जायद का वक्त लग सकता है। जिला इंतजामिया के मुताबिक इस ऑपरेशन में अब तक 12 से जायद अफराद को, जिनमें खवातीन बच्चे शामिल हैं, जख्मी हालत में निकाला गया और 10 लाशों की तस्दीक की है जिला इंतजामिया ने। साथ ही SSP ओल्ड सिटी एरिया आरिफ अजीज भी यहाँ पे पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि इब्तदाई तौर पर जब ये हादसा पेश आया था तो तंग गलियों और रश की वजह से, लोगों के रश की वजह से हैवी मशीनरी को यहाँ पे पहुंचने में अलबत्ता दुश्वारी हुई। ताहम वो ऑपरेशन वक्त पर शुरू कर दिया गया था। तमाम नफरी रेंजर्स पुलिस की मुहर्रम के जुलूस की सिक्योरिटी पर थी, लेकिन तमाम को यहाँ पे इजाफी नफरी को यहाँ पे बुलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। जिला इंतजामिया कहती है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है वो रात गए तक जारी रहेगा। जी। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि ऑपरेशन ये जारी रहेगा? देखें, रेस्क्यू ऑपरेशन तमाम लाशें निकाले जाने तक ही जारी रहेगा। जिला इंतजामिया की तरफ से ये बताया गया है कि अभी जो 15 से 20 अफराद की मौजूदगी की इतला पर ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है, शावल की मदद से काम किया जा रहा है। प्राइवेटली शावल भी यहाँ पे बुलाए गए हैं। 3 शावल मौके पर काम कर रहे हैं। छोटी टेक्निकल बुनियादों पर यहाँ काम कर रही है, जिनकी जाने से लाशें निकाली जा रही हैं। जहाँ पर इनको लाशें आइडेंटिफाई होती है वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता काम किया जाता है। सरी और से उनको काटने की तो सलमान बताइएगा, चूंकि रात का वक्त है, अंधेरा भी हो गया हुआ है, तो इस हवाले से रेस्क्यू टीम के पास तमाम आलात मौजूद हैं। इस हवाले से ऑपरेशन के लिए किसी किस्म की मुश्किल तो नहीं? देखें, रेस्क्यू इंतजामिया शाम से जो ऑपरेशन कर रही है तमाम आलात के साथ भरपूर तरीके से ऑपरेशन कर रही है और शाम के बाद हमने देखा कि उनके ऑपरेशन में तेजी भी आई। 3 शावल यहाँ पे मौजूद है जो मलबा उठाने का काम कर रहे हैं। ये कंपाउंड है जहाँ पर मलबा रेस्क्यू इदारे को स्पेस मिलाकर ये बिल्डिंगें तमाम साथ साथ होती तो इनको मुश्किल होती, लेकिन ये इमारत जो गिरी है इसके साथ एक बड़ा स्पेस भी मौजूद है जहाँ पर वहाँ से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। तो कहते हैं कि रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपना जारी रखेंगे। आज रात को कोशिश की जाएगी कि मुकम्मल कर लिया जाए। जितने अफराद की लाशों की इतला है, जितने अफराद मिसिंग के बारे में जाना जा सके, तो ये ऑपरेशन रात में जारी रहेगा। अच्छा सलमान, एक बार फिर से वाजे कीजिएगा कि क्या बताया जा रहा है, कितने अफराद अभी भी मलबे तले दबे होने का खदशा है? देखिए, जिला इंतजामिया ने आपसे कुछ देर कबल वकुआ पर पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू की है, जिस डीसी लियारी भी शामिल थे। उन्होंने एक और इंकशाफ किया कि लियारी की अगर बात की जाए तो खस्ता हाल इमारतों पे उन्होंने एक और बात की। उन्होंने बताया कि लियारी में ओल्ड सिटी एरिया में 107 खस्ता हाल इमारतें हैं और 21 ऐसी खस्ता हाल इमारतें जिनको इंतहाई मखदूश करार किया है। मुतासरा बिल्डिंग के हवाले से जिला इंतजामिया के अफसरान का कहना था कि इस इमारत को 2022 में, 2023 में और 2024 में इमारत खाली कराने के नोटिस दिए गए थे, लेकिन अब ये तमाम बातें उस वक्त सामने आनी जब ये हादसा हो चुका। अगर नोटिस दिए गए थे तो इनको खाली कराने के लिए अमली इक़दाम क्यों नहीं की गए? इतने अरसे से यहाँ पर लोग मौजूद थे तो खामोशी क्यों इख्तियार की गई? एक सवाल किया गया था कि किस जो इंतहाई मखदूश करा दी गई, जहाँ पर इस वक्त लियारी में भी लोग आबाद हैं, क्या उनको खाली कराने के लिए कोई हिकमत अमली अपनाई गई है? तो इस हवाले से जिला इंतजामिया का अफसरान का कहना है कि अब उनके बाद उनके उन इमारतों को भी खाली कराने की कोशिशें की जाएंगी। देखिए, एक सबसे बड़ा अहम बात है कि अब ये हादसा हो गया, ये कराची में लियारी ओल्ड सिटी एरिया में पहले भी इमारतें गिरी हैं, लेकिन इस वक्त भी ओल्ड सिटी एरिया में 21 इंतहाई मखदूश इमारतें हैं जो कभी भी गिर सकती हैं। वहां पर इस वक्त भी रिहायश इख्तियार की है।
107 के करीब का उन्होंने फिगर बताया। जो खस्ता हाल इमारतें हैं उनको भी दोबारा तामीरात की और खाली कराने के नोटिस दिए गए, लेकिन को भी अभी तक नहीं कराया गया। ठीक है सलमान, इस हवाले से आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे। फिल वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सियासी मंजरनामे से खबर यह है कि नंबर पूरे होंगे तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। जैसे पहले बानी PTI को अदम एतमाद से हटाया था, अब PTI को हटाएंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू, कहा दीगर सियासी जमातों से भी रब्ता करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। हमने पहले उनके लीडर को हटा के बाहर फेंका था। अगर हमने मैनेज कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया तो हम अपोजिशन में तो बैठे हुए हैं। अगर मैनेज हो गया हमसे तो हम कर लेंगे। मैंने कहा इट्स डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। अमर वली साहब का और हमारा एक ही फार्मूला है, वो हुकूमत हटाना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हटे। जब बात फाइनल होगी, जब हमारे बास्केट में पूरे नंबर्स होंगे, चीज़ें होंगी, फिर हम बाकी पॉलिटिकल पार्टी से ही बात करेंगे। मौलाना साहब के साथ हमारे इज्जत और एहतराम का अपने एक रिश्ता भी है, पॉलिटिकल ओपोनेंट भी है लेकिन हमारा रिश्ता, लेकिन हमने कम से कम ऐसी फजूलियात उनके खिलाफ नहीं की जो PTI ने की। मौलाना फजल रहमान साहब सियासी बंदे, जब टाइम आएगा तो डिस्कशन भी होगी, बातचीत भी होगी, हमारा एक दूसरे के साथ आना जाना है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।